रेखीय आवेश वितरण के कारण, दूसरा निकाला था पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, और आज हम निकालेंगे आयतनीय आवेश, ठीक है, वितरण के कारण। तो आज का टॉपिक जो मैंने कल आपको करने के लिए दिया था वो एक बार सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे देखो कर लेते हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बच्चों को कराना पड़ता है। मुझे कल एक दो का फ़ोन भी आया था कि सर वो आयतनीय आवेश वितरण जो आपने छुड़वा दिया था वो कराएं। तो मैं आपको करा रहा हूँ आयतनीय आवेश। आप सब लोग कॉपी कीजिए टाइटल को आज के, और मैंने आपको बोल दिया है सब लोग रफ कॉपी में करेंगे, फेयर कोई नहीं करेगा डायरेक्ट, पहले रफली करेंगे। आयतनीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं लार्ज लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिख जाए अच्छी तरह। आज का टॉपिक है हमारा आयतनीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके लिए। अच्छा एक बात बताइए बेटा, आयतनीय आवेश जब लिया जाएगा, आयतन लिया जाएगा किसी वस्तु का, तो क्या उसके पास केवल लंबाई होगी? क्या लंबाई चौड़ाई दोनों होंगी, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी? तीनों होंगी। यानी कि आवेश के लिए हमें 3D की जरूरत पड़ती है, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ में आ गया सबको? हमें 3D ऑब्जेक्ट की या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसपे एक्स अक्ष भी हो, वाई अक्ष भी हो और जेड अक्ष भी हो। तो इस तरह की वस्तुओं को हम लोग त्रिविमीय वस्तु कहते हैं। तो वही होती है, उनके पास आयतन मौजूद रहता है। तो माना मैंने कोई एक गोलाकार, घनाकार, किसी भी तरह की आकृति की कोई वस्तु ले ली, क्योंकि 3D में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बेलनाकार होती है, घनाकार हो सकती है, घनाभ वाली हो सकती है, गोलाकार हो सकती है। ये सारी वस्तुएं कौन सी होती हैं? त्रिविमीय वाली, ठीक है। क्या आयत को त्रिविमीय मानूंगा? नहीं, क्योंकि आयत में क्या होती है? केवल लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। इसलिए मैंने कोई एक ऐसा पृष्ठ बना लिया जो गोलाकार यानी कि बंद पृष्ठ है, जिसमें कोई मानो किताब में कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा होगा आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं वृत्ताकार, लेकिन ये ध्यान रखिए, हम जानते हैं वृत्ताकार अगर हम ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं, किताब में बनाते हैं, तो ये केवल किसको दिखाएगा? 2D को। आप उसमें 3D नहीं दिखा सकते, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पृष्ठ को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रख लिया है, वरना वृत्त में और फिर गोले में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा आपको। हाँ जी, कोई बंद वस्तु ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। आपकी गेंद होती है, कहीं गेंद पिचक जाती है ना कई बार, तो क्या उसमें ऊंचाई कम हो जाती? क्या ऊंचाई तो रहेगी उसमें, गेंद में ऊंचाई तो रहेगी, गहराई तो रहेगी गेंद के अंदर। तो मानो कोई बंद पृष्ठ हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। इसका जो आयतन है, संपूर्ण आयतन, वो कितना मान लिया बेटा? बताइए कितना माना? इस संपूर्ण आयतन को हमने मान लिया b। संपूर्ण आयतन इसमें माना गया है b, ठीक है सर। सबको दिख रहा होगा बच्चों? मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया है, मैं डायग्राम को थोड़ा और अलग बना देता हूँ। ध्यान दीजिए सब लोग बच्चे, अभी कॉपी किसी को नहीं करना। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं उन्हें भी कोई कॉपी नहीं करना। तो हम लोगों ने क्या मान लिया? इसका संपूर्ण आयतन b मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसे छोटे छोटे अल्पांश आयतन में बदल देंगे, ठीक है, और इसमें आवेश की गणना करेंगे कि इसमें समान रूप से क्या वितरित है? आवेश। इसके अंदर क्या वितरित है? आवेश का मान। तो माना हम लोगों ने इसमें एक छोटा सा अल्पांश आवेश ले लिया, ठीक है। यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, सब जगह आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से। समझ में आ गया? इस पूरे गोलाकार आकृति में या बंद पृष्ठ में समान रूप से कोई ना कोई आवेश वितरित है। उन सब का मान लिया, अल्पांश ले लिया dq, ठीक है। तो इस बताइए, इस गोलाकार या इस बंद पृष्ठ का कंप्लीट आवेश कितना होगा? संपूर्ण आवेश, इस पृष्ठ का संपूर्ण आवेश कितना हो जाएगा? इस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध संपूर्ण आवेश कितना हो जाएगा? q। वो q कैसे निकलेगा? इन सभी का बीजगणितीय योग कर दिया जाएगा, तो संपूर्ण आवेश कितना निकल आएगा? q। ये dq क्या है? पूर्ण आवेश या अल्पांश आवेश? अल्पांश आवेश, ठीक है। ये जो q है, dq जो है, ये है अल्पांश आवेश। सभी बच्चे समझिए इस चीज़ को।
मैंने जो Q लिया है वो पूर्ण आवेश है और Q का मान इन सभी अल्पांश आवेशों के बीजगणितीयों के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो क्या मैं यहाँ पे भी एक अल्पांश आवेश की कल्पना कर सकता हूँ इस गोले के अंदर? कर सकते हैं। वो भी कितना मान लिया जाए? dq, कि इस छोटे से आयतन में भी कितना आवेश उपस्थित है? dq, अल्पांश आवेश। और ये छोटा सा आयतन कैसा है? एकांक आयतन। समझ में आ गया? आप लोगों ने आवेश घनत्व की परिभाषा में क्या पढ़ा था? किसी भी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो वो छोटा सा आयतन हम लोगों ने ले लिया और छोटे से में आयतन में कितना आवेश मौजूद है? dq, अल्पांश आवेश। तो इसका अल्पांश आयतन कितना मान लिया? चलो सब बताओ। अल्पांश आयतन कितना माना है आप लोगों ने? dv। पूर्ण आयतन कितना है गोले का? v। और इस छोटे से टुकड़े का आयतन कितना है? dv। और इस छोटे से आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है? dq। और इसी को आप क्या कहते हो? आयतनीय आवेश घनत्व कहते हो। तो माना इससे कितनी दूरी पर? कोई r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी। कोई दिक्कत नहीं है। कई टीचर हमारे अलग अलग स्कूलों में से कैपिटल R मान लेते हैं, कोई x मान लेता है, कोई z मान लेता है। दिक्कत नहीं है, ये केवल दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है, R कोई सिंबलिक वो नहीं है, यूनिवर्सल सिंबल कि भैया हमेशा R लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पेपर में बुक के अनुसार अगर चले तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो R क्या है? दूरी। कहाँ से? अल्पांश आवेश से किसी बिंदु P की बीच की दूरी। ठीक है। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस स्कूल से, इस क्लास से नया जुड़ा हुआ हूँ और मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि बताइए इन दोनों के बीच की दूरी को विस्थापन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या dq और p के जो मध्य की दूरी होगी उसे विस्थापन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? आप सब लोग 11th पास करके आए हो, तो आप सबके लिए क्वेश्चन करता हूँ मैं। क्या आपको 11th में बताया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो एक सदिश दूरी मानी जाती है? निकालते हो ना? स्थिति सदिश आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश पढ़ा था क्या? चैप्टर नंबर 2 याद आ रहा है? 11th क्लास, स्थिति सदिश। यानी कि दो सदिश बिंदुओं के बीच की दूरी किस में होती है? स्थिति सदिश। उसी को विस्थापन कहते हैं, मध्य की दूरी। इसलिए हम लोग हमेशा इसकी क्या निकालते हैं? दिशा। वेक्टर लगाते हो ना सदिश, समझ में आ गया? दूरी क्या है? अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन कैसा है? सदिश राशि होती है। हम तभी तो इसमें वेक्टर लगाते हैं, कई बार लगाते हुए देखा होगा आपने। और इसी वजह से इसका क्या निकाला जाता है? एकांक सदिश निकाला जाता है, क्योंकि दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त कर रहा है भाई? वो दिशा को व्यक्त कर रहा है, किसके बीच लगने वाली दिशा। अब बात करते हैं आगे की तरफ। चलिए, ये डायग्राम समझ में आ गया सब बच्चों को? पूरा कंप्लीट? ऑनलाइन बच्चों से भी बोल रहा हूँ, हैंड रेज कीजिए अगर डायग्राम समझ में आ गया हो तो। अल्पांश आयतन लिया है, अल्पांश आयतन में अल्पांश आवेश लिया है। अल्पांश आवेश से r दूरी पर क्या ले लिया आपने? क्या ले लिया? बिंदु P। और इस बिंदु P पर हम क्या कल्पना करते हैं? मैं हमेशा से बताते हैं, क्या लोगे? कोई ना कोई टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। सब बच्चे ध्यान से देखिए, मुझे बहुत छोटा बनाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन की वजह से मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? सब लोग क्या मानेंगे? परीक्षण आवेश। देखिए, परीक्षण आवेश के बारे में दो थीसिस दे रखे हैं, दो कल्पनाएं होती हैं। पहली बात, इसका मान हमेशा कैसा रखा जाता है? धनात्मक। परीक्षण आवेश कैसा माना जाता है? हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक माना जाता है। ठीक है, और ये केवल एक कल्पना की वस्तु होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो Q0 भी कैसा है? धनात्मक प्रवृत्ति का। Q0 भी कैसा है? धनात्मक प्रवृत्ति का। देखना जरा, स्टार्ट तो हो गई। वही करो स्पॉटलाइट वीडियो, बच्चे जुड़ने वाले हैं अभी जुड़ जाएंगे, अभी 10 सेकंड ही तुम्हारे जुड़ के स्पॉटलाइट वीडियो करो। ये वाला म्यूट ऑल करो। तू बता दो कि वो तो जल्दी सभी बच्चे ध्यान दीजिए, दोबारा कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, सभी बच्चे दोबारा कनेक्ट हो रहे होंगे।
अब बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। कनेक्ट हो चुके हो तो बड़ा हैंड रेज कीजिए ज़रा, अगर कनेक्शन हो चुका है तो आपका, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू। क्या ऑफलाइन बैठे हुए बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ पे सारी बातें? मैं अभी आपसे पूछूंगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। सभी बच्चे याद रखिए, मैं अभी आपसे पूछूंगा। अब बताइए, इस पे परीक्षण आवेश ले लिया तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, अंदर की ओर या बाहर की ओर? बाहर की ओर, क्योंकि विद्युत बल की दिशा भी कैसे होगी? बाहर की ओर। और हम लोग जानते हैं जो विद्युत बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र में जब पढ़ा था 11 चैप्टर में, तो विद्युत क्षेत्र क्या पढ़ा था? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। इसका मतलब बल की जो दिशा है वही किसकी दिशा होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब बात करते हैं आगे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की होगी बेटा? बाहर की ओर, ठीक है। अब देखिए आगे ध्यान से, अब हमें ये दो आवेश दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या लगाना है? विद्युत बल। इनके मध्य कितना विद्युत बल लग रहा होगा? तो विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य बल किसके नियम से निकाला जाता है? कूलाम के नियम से, कूलाम नियम से। एक एक चीज क्लियर हो रही है आप सबकी? अच्छा, दो आवेश कौन कौन से, जरा बताइए। मेरे पास दो आवेश कौन से हैं? एक तो डी क्यू आवेश, अल्पांश आवेश, और एक क्यू नॉट। अल्पांश आवेश का मान भी एक है क्योंकि एकांक आवेश हो गया, एकांक आयतन पर, और इसका मान भी एकांक लिया गया है, आवेश का मान। अब बात करते हैं आगे की ओर कि सर इन दो आवेशों के मध्य बल कितना होगा? किससे दर्शाते हैं? एफ वेक्टर से। कितना हो जाएगा? के, ठीक है। के का समानुपाती नियतांक होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के। Q1 की वैल्यू कितनी है इधर? कितनी है? Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे, DQ। Q2 कितना है? Q डॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। अच्छा, विद्युत बल अगर निकाल चुके हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर कितना होता है फॉर्मूले के अनुसार? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो अब वैल्यू रख सकते हो आप एफ वेक्टर की, कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर का वैल्यू रखो के डी क्यू डॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डिवाइड बाई क्यू डॉट, ठीक है। क्यू डॉट से कट गया, बचा क्या हमारे पास? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हाँ, मैं लिख देता हूँ। तो आप सब लोग कॉपी करें, सभी लोग उतारें यहाँ तक। और जिन बच्चों को वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए मैं ये लाइन ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये बच्चे कॉपी नहीं करें, ये तो मैं YouTube वीडियो में जो दिखाई नहीं देगा उसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको केवल यहाँ तक लिखना है। ऑनलाइन बैठे हुए सभी बच्चे कॉपी करें और ध्यान रखें वो केवल इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक इस वीडियो को कॉपी करना है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। के डी क्यू डॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू डॉट से क्यू डॉट कट गया, तो ई वेक्टर बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सभी ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों को बता देता हूँ कि ये दोनों लाइन नहीं उतारनी, ये दोनों लाइन मैंने YouTube वीडियो में जो दिख नहीं रही है उसके लिए लिखी हुई है। तो सभी बच्चे कॉपी करें जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, उसका गणितीय रूप कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आराम से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह पढ़िए। हो गया सर दीपिका? गुड। दीपिका समझ में आ रहा है? हैंड रेज कीजिए। अगर ओके निक्की, ठीक है बेटा, हो गया। जैसे
हो गया सर। ठीक बेटा, सबको समझ में आ रहा है? तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एट प्रेजेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं तुरंत। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ तक जो कराया है तो वो हैंड रेज करके मुझसे कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। मुझे आपका चैट भी दिखाई दे रहा है। घनत्व की परिभाषा से, घनत्व की परिभाषा से सब लोग ध्यान से दीजिए, लिखना बंद कीजिए सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे ध्यान देना है। अभी हमने विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं, लेकिन अभी हमें आयतन घनत्व की वजह से विद्युत क्षेत्र और निकालना है, आवेश, आयतनीय आवेश घनत्व की वजह से। तो आयतनीय आवेश घनत्व क्या होता है बेटा? किससे दर्शाते हैं? रो से। ठीक है, रो से दर्शाया जाता है और फॉर्मूला होता है dq/dv। सब लोग जानते हैं एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। परिभाषा देख सकते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ से अगर आवेश की मात्रा निकाली जाएगी, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? रो dv। समझ में आ गया? यहाँ से तो आप क्या करेंगे, dq का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। dq का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए सर, E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए? E वेक्टर बोलते रहिए कि dq की वैल्यू कितनी है बेटा? रो dv/r² r कैप। ठीक है सर। अब ये तो था एकांक आवेश की वजह से, और अगर संपूर्ण आयतन आवेश घनत्व की वजह से निकाला जाएगा तो क्या करेंगे? सब लोग बताइए, समाकलन। ठीक है, कल मैंने बता दिया ना, अगर एकांक मान आपको पता है और संपूर्ण मान निकालना है तो आप क्या करते हो? समाकलन। तो इसका क्या कर दिया जाएगा? आयतनीय समाकलन। ठीक है, तो इसे अगर समीकरण नंबर 2 नाम देकर क्या कर देंगे, आप लिखेंगे संपूर्ण आयतनीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने हेतु या पता करने हेतु समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो करिए सर, आप लोग क्या करेंगे? ई वेक्टर बराबर समाकलन का साइन लग गया। किस प्रकार का समाकलन है? आयतनीय। तो क्या लगा दूं? b। हमने रैखिक समाकलन में लगाया था l, पृष्ठीय समाकलन में s और आयतनीय समाकलन में v। इससे क्या है, देखने वाले को पता चल जाता है कि किस में समाकलन हुआ है? आयतन में। ठीक है, तो अब किसका मान रखेंगे? ई वेक्टर का। कितना हो जाएगा बेटा? के रो dv/r² r कैप। क्लियर हो रहा है सबको? अब इसमें से जितनी भी नियत वैल्यू है, कांस्टेंट मान है, वो सब क्या आ जाएंगे समाकलन से बाहर, क्योंकि हम जानते हैं नियत राशियों का, कांस्टेंट मान का कभी समाकलन नहीं होता। तो आप लोग k का मान नियतांक है, बाहर आ जाएगा। दूसरी बात, क्या रो बाहर आ जाएगा? क्यों आएगा? क्योंकि नियत है। प्रत्येक अल्पांश, जो प्रत्येक अल्पांश आयतन में मौजूद है, उसके लिए हमेशा रो का मान समान रहेगा। कल मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से लैम्बडा का मान समान रहता है, जिस तरह से सिग्मा का मान समान रहता है, वैसे ही रो का मान भी समान होगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कल ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बचा क्या? समाकलन के लिए अंदर dv में समाकलन हो जाएगा अपॉन, ये dv में समाकलन हो जाएगा r² r कैप के साथ।
तो ये बन जाएगा हमारे लिए विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। किसकी वजह से? आयतनीय आवेश वितरण की वजह से। ठीक है, अब आप लोग कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। ठीक है, सब लोग बच्चे अगले टॉपिक का नाम लिखिए, उतारिए। टाइटल है गाउस का नियम, और चैप्टर का जो टाइटल है, इस चैप्टर का भी नाम जो है वो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसका मतलब चैप्टर की शुरुआत यहाँ से अब हो रही है। अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी वो बस इसके बारे में एक कंसेप्ट था, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में चल रहा था, वो सारी बातें जो बता रहा था, क्योंकि वो हमें काम आएंगे इसलिए उसने वो टॉपिक पहले कर दिया। अब बात करते हैं गाउस का नियम। देखिए, गाउस के नियम को डायरेक्ट मैं यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हो, आपको समझा सकता हूँ, लेकिन पहले तो गाउस के नियम को क्यों दिया गया था और किसने दिया था वो बहुत जानना जरूरी है। गाउस को नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम खुद वो स्वयं थे। गाउस नामक वैज्ञानिक ने उस नियम को दिया था और उसका पूरा नाम है बेटा कार्ल फ्रेडरिच गाउस। ये नाम कहीं कहीं मिलता है, किताब में ये नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको देख सकते हैं, आप यूट्यूब कहीं भी आप गूगल पे देख सकते हैं, कार्ल फ्रेडरिच गाउस। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस नियम को प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं इस नियम को देने के पीछे का कारण क्या है। भाई मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स साइंस का ही रूप है, और साइंस का सही मतलब है विज्ञान, अर्थात छुपा हुआ ज्ञान। इसका मतलब हमारे विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे जानने की उत्सुकता के ऊपर। जब व्यक्ति जानना चाहता है तभी विज्ञान की खोज शुरू होती है, विज्ञान शाखा शुरू होती है। तो कारण, गाउस के नियम, जब कोई नियम दिया जाता है तो क्या उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना? कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? आपका भविष्य है कारण। हम सबका पढ़ने के पीछे कारण छुपा हुआ है, हमारा भविष्य। बिना भविष्य, अगर भविष्य नहीं बनाना तो पढ़ना किस बात का? ठीक है ना? तो वैसे गाउस ने जब नियम दिया था तो फिर कारण भी दिया होगा। उसके पीछे कारण क्या था? वो था विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। समझ में आ रही है सबको? वो विद्युत फ्लक्स जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसलिए मैंने जब पहले टॉपिक को अगर देखिए, मैंने कहा था ना, गाउस नियम को पढ़ने से पहले आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्युत फ्लक्स से। वो चैप्टर की शुरुआत गाउस नियम से कर सकता था किताब वाला, लेकिन उसने सबसे पहले गाउस नियम को समझाने से पहले क्या दिया? विद्युत फ्लक्स, क्योंकि उसके पीछे का कारण था विद्युत फ्लक्स पता करना। लेकिन अगर बच्चों को विद्युत फ्लक्स ही नहीं पता होता तो क्या वो गाउस के नियम को कर पाते? नहीं कर पाते। उन्हें यही नहीं पता कि गाउस नियम जो जिस विद्युत फ्लक्स के लिए दिया जा रहा है वो विद्युत फ्लक्स ओरिजिनल में है क्या। जब आपको कोई चीज़ आती नहीं तो आप उसके पीछे पढ़ोगे क्या। तो कार्ल फ्रेडरिच गाउस का नियम देने का कारण क्या था? विद्युत फ्लक्स पता करना। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में जानना। लेकिन विद्युत फ्लक्स तो हम जान चुके हैं, उसका जानने का मतलब क्या है? उसके पीछे और अच्छा रीजन क्या था? किसी बंद पृष्ठ के अंदर। याद रखिए, मैंने आपको कई बार बता दिया, गाउस नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगाया जाता है। समझ में आ गया? किसी भी समतल पृष्ठ, खुले हुए पृष्ठ या रेखीय पृष्ठ के लिए या रेखीय आकृति वाले पृष्ठों के लिए कभी भी गाउस का नियम यूज़ नहीं होता। हमेशा कैसे पृष्ठ के लिए? बंद पृष्ठ के लिए। तो किसी बंद पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स का मान पता करने के कारण ही उसने एक नियम दिया था, और उसी को नियम को क्या कहते हैं? गाउस का नियम। और समझ में आ गया कि गाउस, कार्ल फ्रेडरिच गाउस नामक वैज्ञानिक ने किसी भी बंद पृष्ठ में उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का मान पता करने के लिए एक नियम दिया, उसी नियम को कहते हैं गाउस का नियम। आप सबने नाम तो नोट कर लिया होगा, ठीक है? आप बोल के भी याद कर सकते हैं, कार्ल फ्रेडरिच गाउस। ठीक है, तो सब बच्चे आप इसे नाम भी लिख सकते हैं चाहे तो ब्लैक बोर्ड पे, अपनी कॉपी में सब लोग नाम लिख लीजिए इसका। अब मैं बार बार इसका नाम नहीं लिखूंगा, मैं केवल गाउस ही लिखने वाला हूँ। देखिए, दूसरा इसका पॉइंट, इसने इस नियम को समझाने के लिए दो राशियों के बीच में संबंध व्यक्त किया। उसने एक संबंध निकाला,
और वो संबंध था दो भौतिक राशियों के मध्य। जरा समझना, गाउस ने अपने नियम से दो भौतिक राशियों के बीच में एक संबंध को व्यक्त किया है, और वो दो भौतिक राशियाँ कौन सी हैं? एक तो है बेटा विद्युत फ्लक्स। अभी हम परिभाषा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो मैं बस गाउस नियम की जो कंसेप्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि गाउस कौन था और उसने क्यों नियम दिया था ये। तो उसने दो भौतिक राशियों के बीच में क्या दिया था? संबंध। उनमें से एक भौतिक राशि क्या थी आपके लिए? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर करता है? आवेश पर। भाई आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो वहाँ विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है? दो भौतिक राशियाँ विद्युत फ्लक्स और आवेश, इन दोनों के मध्य को जो संबंध को दिया था वो किसने दिया था? गाउस ने अपने नियम के द्वारा। ठीक है, अब करेंगे क्या? अब इसकी बात करते हैं शुरुआत की, स्टार्टिंग की। तो समझ में आ गया गाउस का नियम किसने दिया? कार्ल फ्रेडरिच गाउस ने। उसके पीछे कारण क्या था? बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, पता करना। उसने दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध बताया, कौन कौन सी थी? विद्युत फ्लक्स और आवेश। ये दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। ठीक है, जहाँ आवेश होगा वहाँ विद्युत फ्लक्स बनेगा, जहाँ आवेश ही नहीं होगा वहाँ विद्युत फ्लक्स भी ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर। मैं परिभाषा लिखने वाला हूँ, PDF भी आपके पास आ जाएगी आज की। ठीक है ना, तो आज की PDF को आप कॉपी करना, मैं आपको परिभाषा, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए उसे आप रफ में ज़रूर उतारना। ठीक है, कई बार PDF में नोट्स में कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, हमें एक्स्ट्रा याद आती रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो PDF में लिखा है वही एग्जैक्ट मैं बोलता हूँ, कुछ बातें एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। जैसे PDF में मैंने आपको नाम नहीं बताया, गाउस का पूरा नाम, क्योंकि है ही नहीं किताब में। तो भाई पता किया, पता लगाया, समझा, तब मैं आपको पूरा नाम बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप रफ कॉपी में उतारा करें। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगी? देखिए परिभाषा आप लोग सब मेरे साथ कॉपी करेंगे, सब लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, गाउस नियम के अनुसार, जिससे मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा और आपको समझाने का। गाउस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत आवेश एवं 1/ε0, ये शायद बात याद आ रही हो आपको। ठीक है, ये बात आपको याद आ रही होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर गया हूँ, डेफिनेशन में मैंने उल्टा कर दिया। थोड़ा सा आप इसे रफ करके दोबारा से इसे कर लीजिए, क्योंकि आप सब रफ में कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान अंदर, विद्युत फ्लक्स का मान किसका? फाई का मान, ठीक है, पृष्ठ से परिबद्ध, यानी कि पृष्ठ के अंदर मौजूद, पृष्ठ से परिबद्ध, बद्ध माने बंद है, परिबद्ध आवेश Q, परिबद्ध आवेश Q एवं, कुल लिख लेना है यहाँ पे बेटा, कुल आवेश Q एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। सब लोग कॉपी करिए। गाउस के नियम अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान उसी पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल विद्युत आवेश Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बात समझ में आई? पूरा आ गई? अब मैं थोड़ा सा इसे मैथमेटिकली भी आपको समझाता हूँ। कैसे? ज़रा मैथमेटिकली समझिए। अच्छा, हमने विद्युत फ्लक्स क्या पढ़ा था? जरा मुझे बता सकते हो कोई? विद्युत फ्लक्स क्या पढ़ा था आपने? सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को बताइए। विद्युत फ्लक्स
बताइए परिभाषा बोलिए विद्युत फ्लक्स की। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित से लंबवत, हाँ, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। इसका मतलब फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो विद्युत फ्लक्स आ रहा है वो कैसा पृष्ठ है बेटा? बंद पृष्ठ। ठीक है, तो हम लोग किसका साइन लगा देंगे? ये बंद पृष्ठ का। समाकलन करते हुए कुल निकाल लिया ना, कुल विद्युत फ्लक्स कितने हो गया? फाई टोटल। फाई टोटल सब लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है? समाकलन, ये जो पैक्ड है वो किसका साइन है? बंद लूप का। समझ में आया? समाकलन के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया? बंद का साइन लगा दिया, बंद पृष्ठ। इसका मतलब क्या है? ये समाकलन हो रहा है किस पृष्ठ पर? बंद पृष्ठ पर। आ रही है समझ में? ये समाकलन किस में हो रहा है? बंद पृष्ठ पर। अगर ये समाकलन L लिखा होता, जरा ध्यान दीजिए ऑनलाइन बच्चे, अगर इस समाकलन के नीचे क्या लिखा होता? L, तो ये कैसे समाकलन होता? रैखिक समाकलन। अगर इस समाकलन के नीचे S लिखा होता, कैसा होता? इस समाकलन के नीचे V लिखा होता तो आयतनीय समाकलन। लेकिन इस समाकलन पे किसका साइन? एक क्लोज घेरे का साइन है, तो किसको दिखा रहा है? बंद पृष्ठ पर। ठीक है, और हमेशा जब भी गाउस नियम को करोगे तो किसका साइन आएगा? एक बंद पृष्ठ के समाकलन का साइन आ गया। समझ में आ गया सबको? अब बात करेंगे हम लोग, जरा इस परिभाषा को पढ़ना जरूर, कि किसी गाउस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स यानी कि इसका मान, ठीक है, यही मान हो गया विद्युत फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का यही मान हो गया विद्युत फ्लक्स का मान। किसके बराबर होता है? कुल आवेश कितना है? Q। और कुल आवेश को समेशन के साइन के साथ दिखा सकते हैं, बीजगणितीय योग कर देंगे। समेशन का साइन किसको दिखा रहा है? बीजगणितीय योग क्यों? अलजेब्रिक सम को। भाई कुल आवेश जोड़ दिया जाएगा, प्लस माइनस का सब कर, तो टोटल आवेश कितना निकला? कुल आवेश समेशन Q अपॉन गुणनफल किसका है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। जरा मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूँगा इस बात को। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है? कुल आवेशों के बीजगणितीय योग और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। और इसी को कहते हैं गाउस का नियम। आगे बात समझ में? अब जरा सा अब इसे डायग्राम से भी समझाता हूँ। तो पहले आप लोग क्या करेंगे? जरा इस चीज़ को उतार लेंगे, इन 3 लाइनों को आप लोग कॉपी कर लेंगे, फिर मैं इसे एक डायग्राम से भी समझाता हूँ आपको। सब लोग बच्चे इन 3 लाइनों को कॉपी कर लें। पृष्ठ से, ठीक है, यदि बंद पृष्ठ से, पृष्ठ मत लिखना, यदि बंद पृष्ठ से फ्लक्स, ठीक है, यदि बंद पृष्ठ से फ्लक्स बाहर जाता है, बाहर जाता है, तो फ्लक्स का मान कैसा रखेंगे हमेशा? तो फ्लक्स का मान हमेशा धनात्मक रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? कैसा मानेंगे? धनात्मक रहेगा। ये पहला पॉइंट है, सब लोग नोट करें। समझ में आ गया? अगर उसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही है तो फ्लक्स कैसा माना जाएगा? धनात्मक। चित्र से देख सकते हैं आप सब बच्चे। मानो एक बंद पृष्ठ हो गई, अगर इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर दिखाई जा रहा है तो ये सब फ्लक्स का मान कैसा मानेंगे? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और अब इसके पीछे का कारण बताइए कि विद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा तो इस गोले के अंदर, जरा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का मान, आवेश की प्रकृति कैसी होगी? प्लस की या माइनस की? हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लस की, कुछ कह रहे हैं माइनस की, और आंसर है प्लस की होगी इसकी प्रकृति, क्योंकि आप जानते हो ना। समझ में आया? प्लस के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है। जब धनावेश किसका होता है? जो आवेश किसका होता है? धनावेश
तो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? बाहर की ओर त्रिज्य रूप से। दीपिका ने क्वेश्चन पूछा था फ़ोन करके, क्या पूछा था कि सर बाहर की ओर कैसे होगी? ये हो गया चारों ओर का क्षेत्र, तो बाहर से आने वाले आवेश को क्या करेगा? धक्का मारेगा परीक्षण आवेश को, तो जो कि देखे दिशा कैसे हो गई? बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर जो मौजूद आवेश है वो कैसी प्रकृति का है? धनात्मक प्रकृति का है। समझ में आ गया? और जो फ्लक्स बाहर जाएगा वो हमेशा कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव। अरे तेरी, चलिए बंद, एक टॉपिक और, हाँ ठीक ठीक। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, बाकी पॉइंट मैं कल आपको समझाऊँ। दूसरा पॉइंट उतारिए। यदि, सब बच्चे ध्यान दीजिए, जल्दी से एक एंडिंग हो रही है, क्लाइमैक्स पे जा रहे हैं हम इसके। अब यदि बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान, फ्लक्स कहाँ आ रहा है? अंदर आता है। यदि बंद पृष्ठ में फ्लक्स अंदर आता है तो फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान कैसा रहेगा? हमेशा ऋणात्मक माना जाएगा, माना जाएगा। सब लोग बच्चे जल्दी नोट कीजिए, डायग्राम से समझाते हैं। यदि बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ में फ्लक्स का मान अंदर आता है तो फ्लक्स का मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा। देखिए ये हो गया बंद पृष्ठ, अगर अंदर आ रहा है तो हमेशा कैसे मानेंगे? ऋणात्मक। क्यों? अंदर कौन सी प्रकृति का आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आने वाले परीक्षण आवेश को क्या करेगा? अंदर की ओर आकर्षण बल से खींच लेगा। समझ में आ गया? तो ये इसी कारण से अंदर का जो मान होगा वो ऋणात्मक आवेश का होगा, और फ्लक्स का जो अंदर आ रहा है उसका मान हमेशा ऋणात्मक प्रकृति का निकलेगा। तो क्लास समझ में आया बेटा? बच्चों सबको समझ में आया आज का टॉपिक सारा? चलिए।